हाय एवरीवन। और काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह आए कि भाई ये एलसीड क्या है, एलसीड क्या है। बेसिकली क्या था, पहले एमआरएफ था हमारा कॉस्टलीस्ट शेयर, फिर उसके बाद एलसीड ने उसको ओवरटेक करा। बट ये सब कहानी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है। हाय रुचिर सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और विभोर धन्यवाद इस स्क्रीन के सामने बुलाने के लिए। मैं ये सब राज खोल के जाने वाला हूँ आज, ताकि आप सबको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने में आसानी हो जो अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनका स्टॉक इस वक्त कितने का है और उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं जिनको उन्होंने खरीद के रखा हुआ है उनकी वैल्यू 4-4, 10-10 गुना है। अगर तो वो पकड़ में आ जाएं, ये मेरा प्रयास है बताने का। और अगर उसमें भी हम 2-3 और चीजों से उसको वैलिडेट कर सकते हैं तो वो भी कोशिश करेंगे। ओके, मतलब हम फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे और साथ में साइक्लिकल अगर कुछ है तो वो भी देखेंगे। ओके, मतलब एक चीज तो क्लियर है, जो मैं अभी तक आपको वीडियोस देता था कि टेक्नो फंडा एनालिसिस करें, अब हम देखेंगे टेक्नो फंडा साइक्लिक एनालिसिस। रुचिर सर आज हमें साइक्लिकल बारे में बताने वाले हैं कि भाई एक साइकिल क्या होती है, कब अप लगता है, कब डाउन लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट कि भाई ये एलसीड जैसे सर ने कहा कि भाई इस टाइप की होल्डिंग कंपनीज, तो ये होल्डिंग कंपनी क्या है, बहुत मजा आने वाला है। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जैसे ही आपको पॉडकास्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो, बिंदास उसी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं, रुचिर सर, उनकी टीम, हम सब इसके आपको आंसर्स वगैरह देने वाले हैं। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये 2.5 लाख रुपए का स्टॉक क्यों पहुंचा? मतलब भाई हर चीज की एक वैल्यू होती है। 2.5 लाख रुपए का पहुंच गया और प्रॉब्लम ये है, अब जैसे ये -5% पे है, अब लोग इसको जो एक फोमो में बाय कर पाए वो अटक गए हैं। तो ये भागा क्यों, 2.5 लाख क्यों? थोड़ा सा इस चीज को एक बेस के तरह से एक्सप्लेन कीजिए। हो क्या रहा था, ये कंपनी जो है इसका एक्चुअल में स्टॉक प्राइस लमसम 3-3.5 रुपए था और ये ट्रेड नहीं हो रहा था। आप ये ना सोचिए कि 3-3.5 रुपए में मिल जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि लोगों को ये समझा के कुछ लोग मार्केट में डीमैट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3.5 रुपए का था और इतने का हो गया, आ जाओ। क्योंकि मेरे से ऐसे लोग मेरे स्टाफ में पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या। मैंने कहा नहीं भैया परेशान मत हो, ऐसा नहीं हुआ और ना तुम वो खरीद सकते हो। लेकिन खरीद कैसे सकते हो ऐसी कंपनी, वो बताने वाला हूँ। अब पॉइंट इसमें ये क्या हुआ वो बता दे रहा हूँ। ऐसी कंपनी जो 3 रुपए 3.5 रुपए की, एक्चुअल में इसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट, मतलब कहूँ तो 5.5 लाख से 6 लाख रुपए की एक्चुअल में इसकी बुक वैल्यू थी। प्राइस इसका 3-3.5 रुपए जब भी सालों पहले ये ट्रेड हुआ था तब का था। अब अगर कंपनी में कोई अपना स्टॉक बेचेगा तो 5% 10% का सर्किट लगेगा, पर वो चीज कोई कर नहीं सकता, अफोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि भाई लाखों का नुकसान होगा उसका अगर वो बेचेगा भी एक शेयर। अब शेयर अगर बेचेगा तो लाखों का नुकसान होगा, ट्रेड होगा नहीं तो उस वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा। तो इन लोगों ने जाकर के सेबी से बात करी और वहां पे अप्रूवल लेकर के उसको लिस्ट करवाया। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इसकी 3-4 कंडीशंस थी। कम से कम अच्छा, ये लोग अगर चाहें इसको डीलिस्ट करवाना तो डीलिस्ट के लिए भी बायबैक करना पड़ेगा। अब कौन बेचेगा 3 रुपए का स्टॉक, तो वो भी नहीं। और अगर ये ऊपर की बायबैक के लिए बड़ा अमाउंट देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो सेबी से इन्होंने बात करके सीधे अपनी ऊपर की लिस्टिंग करवाई। और इसमें कंपनी में, इसके पास, इस कंपनी के पास में, एलसीड के पास 2 और कंपनीज थी, जिन कंपनीज में एशियन पेंट्स था होल्डिंग। तो उसके बेसिस पे अब एशियन पेंट्स बहुत महंगा हो चुका था, इस वजह से इसका ये लिस्टेड प्राइस कुछ निकल गया। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 6 लाख कुछ थी। 6 लाख मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए थी, बट क्योंकि एशियन पेंट भी 35-40% गिर गया, तो इस हिसाब से अब इसकी वैल्यू, मतलब अगर देखें 5.5 या 6 लाख जो है वहां से टूट करके 4.5 लाख तक होनी चाहिए। अब ये लिस्ट हुआ है जिस हिसाब से, तो भाई ऊपर नीचे धीरे धीरे जाएगा। मतलब अब वो जाएगा कि नहीं ये भी एक बात है। भाई 2.5 लाख किसके पास है जो एक स्टॉक में सीधे लगाए जा करके, और वो भी सर्किट में डील कर रहा है। तो कम से कम आपके पास में पोर्टफोलियो का 10% लगाओगे, मतलब आपके पास 25 लाख होंगे, तब जाके एक ये खरीदोगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि अच्छा, लोगों ने ये चीज रियलाइज कर ली कि ऐसी कंपनियों की लिस्टिंग में अच्छा प्राइस मिल सकता है। इस टाइप की जो कंपनीज है इनकी फेयर वैल्यू लिस्टिंग जैसे ही होगी, तो अब उनकी जो फेयर वैल्यू पे लिस्टिंग होगी, उनको दिख रहा है यार कोई कंपनी ऐसी जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.2 है, मतलब 0.2 0.25। मतलब आप कह रहे हो 100 रुपए का शेयर ट्रेड कर रहा है और 2000 रुपए के आसपास बुक वैल्यू, मतलब उससे ज्यादा बुक वैल्यू नहीं 100 रुपए का अगर ट्रेड कर रहा है, अगर 400 रुपए भी बुक वैल्यू मिल रही है, तो हमारे लिए काम का है वो। 300 भी अगर है तो हमारे काम का है। ओके, बुक वैल्यू ज्यादा है, करेंट मार्केट में ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको दिखाता हूं। ठीक, काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप पहले मुझे वो जरा क्योंकि पता है व्यूअर जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लगता है यार हमें भी चाहिए इस टाइप के। बट हमें काम करते हैं 5-6 स्टॉक्स इस टाइप के देखते हैं, जितने भी आपके पास है 2, 4, 5, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये कंपनीज करती क्या है, इनके पास क्या है, ताकि मैं चाहूंगा आधी अधूरी नॉलेज ना जाए। बिल्कुल पूरी नॉलेज जाएगी। हम तुरंत मूव करते हैं चार्ट्स पे। ठीक है।
तो अब मैं कुछ और स्टॉक्स दिखाता हूँ भाई, जैसे महाराष्ट्र स्कूटर है, इस कंपनी के अंदर बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इन सब की होल्डिंग्स है। अच्छा, तो ये बजाज ग्रुप के स्टॉक्स होल्ड करती है। ओके, अब ये एक्चुअल में महाराष्ट्र स्कूटर बहुत पहले, स्कूटर्स तो पहले ही बहुत बंद हो चुके हैं। अब इसकी जो मैंने देखी थी लास्ट P/B 0.4 थी। अब 0.4 का मतलब कि अगर कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ अगर, ठीक है, तो उसकी इसकी जो है 2500 करोड़ की बुक वैल्यू है। या इन्वेस्टमेंट की इसकी वैल्यू लमसम उतनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब मैं बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं तो उसमें दो चीजें, प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं 0.4, तो उसमें दो फैक्टर्स है, एक प्राइस है और एक बुक वैल्यू है। प्राइस तो हर दिन चेंज हो रहा है इस स्टॉक का, लेकिन बुक वैल्यू 30 सितंबर की रिकॉर्डेड है। हाँ, अब जब बैलेंस शीट या क्वार्टर रिजल्ट आए होंगे, ठीक है। तो अब 30 सितंबर की रिकॉर्डेड है और मान लो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस या जो भी वो सब गिरे ही होंगे, तब से मार्केट गिर रहा है। तो उस हिसाब से कितना परसेंट गिर गया है तो वो भी आपको दिमाग में अपने अकाउंट करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से शायद ये भी गिर रहा होगा। राइट, जो ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। तो वो अंदर के इंटरनल जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डीपली मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, वो उस हिसाब से उसके प्राइस को भी एडजस्ट कर रहे होंगे। तो अब पहले तो एक तो महाराष्ट्र स्कूटर, अच्छा एक एग्जांपल आप सबको और बता दूं, इसी सेक्टर की एक कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसको मतलब जिसका नाम बहुत अच्छा है, उसका अगर P/B देखें तो उसका 0.9 है। मतलब वो भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा नीचे कर रही है। हाँ। लेकिन आप समझिए क्योंकि उसकी मार्केट में अच्छी छवि है और सब कुछ है, इस वजह से वो 0.1 मतलब 1 एक फेयर वैल्यू होता है, 1 से थोड़ा सा नीचे कर रही है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे को दिखता है JSW होल्डिंग करके एक स्टॉक है, जिसमें जिंदल के बहुत सारे स्टॉक्स की होल्डिंग है, जिंदल की कंपनियों में उसकी होल्डिंग है। अब वो अगर आप देखो कि जिंदल तो कोई खराब ग्रुप नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देखिए स्टॉक मैंने देखा एक हफ्ते में लमसम ये डबल हुआ था, मैंने देखा था। तो अब यहाँ से अब ये डाउन सर्किट मार रहा है, ठीक है। अच्छी, अब क्या हो गया इसमें 0.65 की P/B हो गई। अब मैं बताता हूँ दिमाग लोग क्या लगा रहे होते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि इसका कंपैरिजन सीधा मैं नालवा सन्स से करूंगा। नालवा सन्स में क्या हुआ, नालवा सन्स भी भागा है, लेकिन अब पॉइंट क्या है, नालवा सन्स में भी जो स्टॉक्स हैं वो जिंदल वाले स्टॉक्स इसके पास भी हैं। अब लोगों का कंपैरिजन सीधा ये होगा, कंपनी अलग अलग हो सकती है क्योंकि जिंदल ग्रुप में भी बहुत सारी कंपनियां, ये 0.25 के P/B पे, ठीक है। अब वो 0.65 पे पहुंच चुका है, मतलब एक तरीके से 2.5 गुना हो चुका है। वो थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया कंपैरेटिव टू दिस। तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, अब मेरे को जो दिखता है कि वो इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक कंपैरिजन लोग भी दिमाग में सोचते हैं ना कि वो महंगा ज्यादा हो गया, भले वो सस्ता है टाटा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन उनको ये कंपैरिजन करके वो बराबर लेकर के चलेंगे कि मतलब फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए। हाँ, बाकी कंपैरेटिव के हिसाब से फेयर वैल्यू से तो अभी भी नीचे। हाँ, पॉइंट क्या कि इसके कंपैरिजन में अब क्या, किसी के पास में अगर 1 लाख रुपए है तो वो कोशिश ये करेगा, अच्छा JSW में यार मेरा 1 लाख रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो वो उतना नहीं भागेगा जितना ये भाग सकता है, क्योंकि इसके अभी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू। तीनों कॉम्पिटिटर्स के बीच की बात हो रही है। मतलब कॉम्पिटिटर्स के आप हमेशा दिमाग तो लगाओगे कि भाई उसी में ही मैं लगा रहा हूँ, और नालवा और इसका तो सीधा कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों में जो कंपनीज की होल्डिंग है वो जिंदल वाली कंपनीज के अंदर, इनकी मतलब जिंदल वाली कंपनीज ये लोग होल्ड करे हुए हैं। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन वैसा बेसिक सा, तो ये खुद कोई बिजनेस नहीं करती हैं, ये दूसरी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती हैं या उनके इनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं। तो मतलब अगर इनकी कभी सेल्स वैल्यू वगैरह देखा जाए तो वो तो जीरो ही वगैरह निकल कर आएगा। तो इनका काम यह है कि भैया दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लो, उस कंपनी का जब अप एंड डाउन होगा उस हिसाब से ये चार्ट वगैरह फ्लक्चुएट करेगा। मैं बताता हूँ इनका काम एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें दो तरीके की कंपनी है, एक है इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसको आईसी कहते हैं, एक है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जिसको आप शॉर्ट कम में IHS जो भी कह लो, राइट। तो अब IHC, तो पॉइंट ये कि अब जैसे ये है नालवा सन्स या JSW होल्डिंग, तो इनके नाम में ही होल्डिंग लग गया, राइट। लेकिन इसी में ही अब जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट है, उसके नाम में इन्वेस्टमेंट लगा है, वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ के अच्छी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ढूंढ के कर रहा है। अच्छा, टाटा के अलावा भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो? हाँ, वो कर रहा है। ओके, तो अब यहीं पे JSW में शायद केवल जिंदल में ही वो इन्वेस्ट कर रहा हो या गलती से इन्वेस्टेड, अब जैसे महाराष्ट्र स्कूटर उसके पास गलती से बजाज ऑटो के स्टॉक्स हैं या बजाज इन्वेस्टमेंट के, उसने जानबूझ के किया नहीं, और अगर कर रहा होता तो बजाज के अलावा भी स्टॉक्स होने चाहिए, राइट। अब लेकिन उसी की तरीके कुछ और भी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का सेक्टर में बिलोंग करती है, लेकिन वो एक्टिवली काम कर रही है बाइंग और सेलिंग का, मतलब उनको कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी लग रही है तो उसको फाइनेंस कर रही है, बहुत सारे तरीके काम कर रही है। वो अगर मेरे को मिल रही 0.25 में, वो
वो एक्चुअल में एक्टिव कंपनी है, एक्टिव है और अभी भी बुक वैल्यू से नीचे है, और बुक वैल्यू से नीचे है। ठीक है। तो मेरे को दोनों तरीके की कंपनियों को देखना चाहिए, और एलसीड जैसी कंपनी, देखिए सीधी सी बात है, वो तो हमको नहीं पकड़ में आती, हाँ। लेकिन उस थीम को हम पकड़े, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को और बताना चाहता हूँ। अभी मैंने रिसेंट में जितने भी मार्केट क्रैशेस या मार्केट डाउनटर्न्स है उनका भी एनालिसिस किया, उसमें भी मैंने इन कंपनियों को देखा आउट परफॉर्म करती हैं। क्योंकि इस कंडीशन में लोगों के दिमाग में यह आता है कि जिस ओवर वैल्यूड कंपनी को उन्होंने बाय किया होता है, जो 50, 60, 100 के पी पे मिल रही होती है, उस टाइम पे उनकी आंखें फिर से खुलती हैं, अरे यार महंगा खरीद लिया, महंगा ले लिया, तो वो बेच रहे होते हैं और ऐसी कंपनीज में जा रहे होते हैं। जो समझदार फंड मैनेजमेंट टाइप के लोग हैं, थोड़ा अच्छा अंदर का एनालिसिस जानते हैं, वो ऐसी कंपनियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी मैंने देखा कि ये ऐसी गिरावट में भी ये कंपनियां आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखती हैं। तो एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो को हेज करने का भी काम दे सकती हैं। मतलब थोड़ा सेफ्टी टाइप्स है, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे है और दूसरी कंपनीज में लगा रही हैं, तो अपना पैसा ध्यान से लगा रही हैं। ये नहीं होगा कि भाई पूरा पैसा ही डूब जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी कंपनीज के लिए, हो सकता है एक कंपनी थोड़ी वोलेटाइल हो जाए, कंपनी में न्यूज़ आ जाए, बट बाकी इसके कंपनीज होल्ड करके चलेंगी। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, नोवामा कैपिटल करके कंपनी, लेकिन उसकी तो PYB जो है 4 है, क्योंकि वो सीधे एक्टिवली कर रही है और उसको लोग देख रहे हैं उस तरीके से कि एक्टिव बिजनेस कर रही है। इन पे अभी लोगों की उस तरीके की नजर नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, नालवा हो गया या JSW हो गया या महाराष्ट्र स्कूटर हो गया, ये शांत कंपनी, इनमें जिसकी है बस उसी की है, ये वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कुछ और कंपनीज हो सकती हैं जो, मतलब वेल्सपन इन्वेस्टमेंट की भी अगर मैं बात करूंगा, ये भी वेल्सपन ग्रुप में ही इसकी इन्वेस्टमेंट्स है। कुछ और कंपनीज, अब जैसे SIL इन्वेस्टमेंट है, SIL इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता, हेज करता, मतलब बाइंग सेलिंग करता है, और वो सब चीजें हो रही है। तो हमें कोशिश करके ऐसी कंपनियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो एक्चुअल में एक्टिवली काम कर रही है। अब जैसे नोवामा मैंने बोला बहुत भाग रहा है, या जो भी अभी भाग रहा है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, मगर मैंने उसको देखा, काम तो उसका भी लमसम सेम है, उसको 4 का PYB देख रहे हो, और यहाँ पे 1 से नीचे और 1 से भी 1/4 है, तो मेरा काम बनता है कि एक बार उनको देखो जाके। ओवर वैल्यूड नहीं हो गया फिर थोड़ा? इस अगर हम P/B के रेशियो से देखें, भाई यहाँ पर 1 से कम है और वहां मैं 4 गुना दे के जा रहा हूँ। वहां पे जानते हैं सोच अलग है। क्यों सोच अलग है बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, किसी बिजनेस को देखते हैं कंपनी के, वहां पे हम, अब आज फार्मा के स्टॉक को देखो, 4 से नीचे PYB किसी का है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अभी कि और भागना है। जिसकी एस्टिमेशन है कि भाग सकता है, उसका PYB सब बड़ा ज्यादा बनेगा, तो उसको वैसे देखा जा रहा है, उसका नाम शायद वैसा है, शायद वो मार्केट अपने को ऐसा करता है। ये लोग कोई मार्केट नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं किसी को। तो मतलब हर सेक्टर का अलग प्राइस टू बुक वैल्यू देखने का एक नजरिया है। तो हमारा आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए अगर हम कभी होल्डिंग कंपनीज इस टाइप की कंपनीज दे रहे हैं जो दूसरों में पैसा लगा रही हैं फिनेंस के तरीके से, इन्वेस्टमेंट के तरीके से, कि 1 से नीचे हो, 1.125 तक चलेगा? एक थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए व्यूअर्स को। मैं तो सीधा, मेरा एक बेंचमार्क है टाटा इन्वेस्टमेंट। अब टाटा इन्वेस्टमेंट 0.9 है, ठीक है। पहला मेरा बेंचमार्क वो हो गया कि भाई मैं ये मानता हूं कि अगर 0.9 तक किसी का PYB पहुंचेगा, अगर मेरे पास है वो कंपनी, मैं तो निकल जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई नाम नहीं है, और उस टाटा से अच्छा कोई नाम नहीं, और अगर उसका PYB 0.9 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा तो मैं निकल जाऊंगा। पहला चीज ये मेरा एक बेंचमार्क। दूसरा बेंचमार्क, उसी कंपनी का PYB आप हिस्टोरिकल देख लो, जो हाईएस्ट रहा है उस पे आप निकल सकते हो। या तीसरी चीज, अब ये जो सेबी ने एक उनको रास्ता दिया कि अपने को आप ऊपर हायर लिस्टिंग करवा सकते हो, वो ऑप्शन उनके पास आने से एक और चीज है, प्रमोटर के पास में वो कम से कम 50% से ऊपर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो करवा पाएगा ये। दूसरा, वो कभी भी नॉन ट्रेडिंग डेज में नहीं जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे कभी कभी डील, मतलब उनको कभी कभी रोक देते हैं ना, ESM वगैरह, ASM वगैरह, कभी कभी रोक देते हैं कि स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं होगी, राइट, वो वैसा कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए, मतलब हमें हर दिन ट्रेड स्टॉक्स चाहिए। वो एक्टिव होगा तभी उसको ऑप्शन मिलेगा अपने आप को रीलिस्ट कर, मतलब ये सही प्राइस पे, फेयर वैल्यू पे लिस्ट कराने का। क्योंकि आप सोचिए, कोई मान लो अभी ये स्टॉक अगर मान लो 9,400 का है, तो पहले तो पब्लिक की नजर पड़ी, पब्लिक ही हो सकता है तब तक बढ़ा दे, और अगर नहीं बढ़ाया तो वहां पे प्रमोटर फिर जाके करवा लेगा, सेबी के पास जाएगा। मतलब अगर जाएगा, उसका इंटरेस्ट है, तो अगर उसको दिख रहा है कि यार 20,000 का होना चाहिए और ऑलरेडी 16,000 का, तो वो नहीं जाएगा। तो वो एक कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अभी तक हम लोगों ने बात करी नालवा सन्स के बारे में, JSW के बारे में, महाराष्ट्र स्कूटर, एलसीड का भी रुचि सर ने आपको एक बैकग्राउंड दिया। इनफैक्ट इस बीच में टाटा के बारे में भी, टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं और इस टाइप की कंपनीज, जो हम टेक्निकल पार्ट देखेंगे। फंडामेंटल तो साइड बाय साइड चल ही रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट अवेटेड है, दैट इज साइक्लिकल, कि ये एक डेट वगैरह कौन सी डेट्स हैं जहां पर मैं एक थोड़ा बहुत आसपास देख सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो भी पार्ट अब आने वाला है। अच्छा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपके दिमाग में कोई एक ऐसी कंपनी है जो एक होल्डिंग कंपनी है, या आप कौन सी होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहे हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप शायद कुछ स्क्रीन वगैरह रन करो और वहाँ पे आपको लगे कि भैया ये तो इस कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है और इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। इस चीज़ में मत फंसिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसमें आप शायद LIC में या PNB गिल्ड्स है उनमें फंस जाओ, क्योंकि उसका फिर आपको रिजर्व भी देखना पड़ेगा कि मल्टीपल टाइम्स हो। रिजर्व भी मल्टीपल टाइम्स हो और इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल टाइम्स हो मार्केट कैप का, तभी उस कंपनी को कंसिडर करना, वरना पता चला आप फंस जाओगे। मतलब वो फंसेंगे नहीं, अच्छा अगर अच्छी कंपनी PNB गिल्ड या LIC अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप जो सोच के कर रहे हो वो चीज नहीं हो पाएगी। ओके ठीक है, और देखते हैं सर, और जो भी आप डिस्कस कर रहे थे स्क्रीन पे, मैं अब आपको सिक्लिकल चीजें दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे आप एक स्टॉक हम देखेंगे SIL इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये SIL इन्वेस्टमेंट या और दूसरी जो भी कंपनीज हैं उनको मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई आज हम खड़े हैं लमसम 20-21 नवंबर के आसपास, ठीक है। और मैं अगर इसमें कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है, और वो कहाँ से, इसी के आसपास से 25 नवंबर के आसपास से अगर आप देखोगे तो हम इस वक्त वहीं पे खड़े, हम यहाँ से देखेंगे। अब ये शायद वीकली चार्ट है, तो मैं 20 यहाँ पे कहीं मैं देखता हूँ क्या है 25 नवंबर, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिव में। हाँ, तो मैं सारे पीछे के 10 साल देखूंगा नवंबर से लेकर के अगले 6 महीने तक क्या कर रहा है ये स्टॉक। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं 25 नवंबर, क्योंकि ये डेट के आसपास ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। 25 नवंबर से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये स्टॉक ने लास्ट 10 सालों में कैसा मूव दिया है। मतलब ये बनेगा कुछ 25 नवंबर टू 25 मई के आसपास, 25 मई के आसपास, 6 महीने का हम डेटा देख लेते हैं। डन सर। अब देखते हैं यहाँ पे, तो SIL को अगर हम देखें लमसम नवंबर के आसपास से, तो मैं देखूंगा लमसम मई के अंदर क्या इसने टॉप मोस्ट बनाया। अगर मेरे को मई से ज़्यादा दिख रहा होगा तो भी मैं उसको मार्क कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ओके। तो अभी मेरे को दिख रहा है 28 और इसको खींच करके मैं सॉरी नवंबर 26 और ये लमसम दिसंबर पहुंच गया। मतलब एग्जैक्ट डेट तो हम वैसे नहीं, कोई नहीं, 24-25 नवंबर के आसपास लमसम 50-56% कुछ दिया इसने। ओके, तो ये मूव था लास्ट ईयर का 25 नवंबर से लेकर के हम देख रहे हैं मोटा 6 महीने में। हाँ, 6 महीने। ओके, तो 20 नवंबर 25 नवंबर से नेक्स्ट 6 महीने में इसने 55% के आसपास का मूव दिया था लास्ट ईयर सेम टाइम पे। ठीक है, अब उसके अंदर देखिए मेरे को इससे मतलब नहीं कि वो वहां तक कितना % दिया था, बीच में मेरे को दिख रहा है जो भी टॉप मोस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट रिटर्न, उसी को मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, 23 में भी सेम चीज करने वाला हूँ। और यहाँ पे 23 है, ये 23 हो गया, सॉरी अब ये 24 है। और यहाँ पे नवंबर का ये हो गया, ये 28 है और ये 21 है। तो यही आसपास, इसी के आसपास मैंने रखा बॉटम से, और ये उल्टा हो गया मेरे से, थोड़ा आगे पीछे आपको समझना पड़ेगा कि उतना एग्जैक्ट ना ड्रॉप पाए। 38% यहाँ दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये था 2022 में से 2023 तक। और ये था 2023 से 2024 तक। ठीक है, और एक बार आया था 55, एक बार 38। अब मैं फिर देखूंगा कि ये जो भी, और बल्कि हो सकता है हमको अगर कोई अच्छी डेट मिल गई पहले ही, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि हाँ भाई चलो यही डेट हमारे लिए अच्छी है, यहाँ से ही देख लेते हैं 22 नवंबर के आसपास। अब ये देखिए क्योंकि वीकली है तो एग्जैक्ट तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। 44 ये लमसम दिख रहा है, और मई तक गया भी है कि नहीं, मई के अंदर ही अंदर सब इसने मई तक गया है, अप्रैल तक कहीं टॉप बनाया है। ओके, तो लास्ट 3 साल में, एक बार मैं अपनी ऑडियंस के लिए क्लियर कर देता हूँ, लास्ट 3 साल में अगर हम डेटा बैक टेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था, नवंबर से लेकर मई तक इसने दिया 55%, उससे पहले इसने दिया 38%, और उससे पहले दिया 44%, और ये 6 महीने के आसपास है। 6 महीने के आसपास, मतलब 6 महीने का होल्डिंग पीरियड है। आप हो सकता है, अभी देखो आप ये मत समझना कि ये टारगेट्स हैं, इसमें सबसे छोटा जो होगा उसको मैं पकड़ूंगा और वो मेरा टारगेट बनेगा कि अनुमान इतना तो देता ही देता है, तो मैं एटलीस्ट इतना लेकर निकलूंगा। और फिर मैं अगर वेट पता चला मैं 38 ही भागना है मान लो अभी, और मैं जाकर के 55 के चक्कर में बैठा रहूं, नुकसान हो जाए, मिलने के बाद नुकसान हो जाए। तो एक काम तो सबसे छोटा जो होगा वो मेरा टारगेट बनेगा। दूसरा मैं काम क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो हम लोग वीकली पे कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है, हम आप डेली चार्ट लगाना और उसमें एक्चुअल में देखना कौन सी सही डेट है जहां से बाइंग का मतलब बार बार भाग रहा है वो। तो वहां से फिर हम सोचेंगे कि क्या अब ये भाग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बार बार अगर कर रहा है तो हम दिमाग लगाएंगे। आप दिमाग लगाओ कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हाँ यार ये साइकिल अच्छी लग रही है कि नहीं, कि 5 का डेटा देख करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। इस साइकिल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, और आप खुद डेटा बैक टेस्ट कर रहे हो चार्ट्स पे देखकर। मतलब आप किसी के कहने से नहीं कर रहे हो जाकर भैया ये टिप कोई दिए
ये दे रहा है। यहाँ पे तो हम आपको पीछे का डेटा ही दिखाई दे रहे हैं। अब फिर आपकी समझ है, फंडामेंटल से मैच करो, टेक्निकल से मैच करो और ये सिक्लिकल से मैच करो, फिर आपके लिए 3 तरीके के लेयर बन गए बच करके चलने के, आगे बढ़ने के। ठीक, तो अभी इसी को ही मैं देखता हूँ 21 के आसपास यहाँ से। ठीक है, और यहाँ भी मैं वही मार्किंग करूँगा। थोड़ा सा हमेशा समस्या रहती है, लेकिन ये अपना नवंबर में 17 और 23 नवंबर के आसपास ले दिसंबर हो गया, और ये हो गया 17 नवंबर। थोड़ा सा वही ये वाला कैंडल पकड़ना पड़ेगा 23 नवंबर। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मैं टॉप ना पकड़ पाया हूँ। ये अगस्त में चलेगा और ये यहीं पे आपका कहीं मई के अंदर अंदर ये टॉप मोस्ट है। 24 मई 25 मई ले लेते हैं, विच इज़ 87 या 80%। नहीं, ये वो हमारे लिए, हमें ये नहीं मिलने वाला, हमें सबसे छोटा वाला मिलेगा, तो इसलिए हम खुश ना हो तो अच्छा है। और यहाँ पे शायद फेल हुआ है या छोटा रिटर्न है। एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, ये कोविड के आसपास क्या फेल हुआ था, मूव क्या रहा। अगर मिनिमम हम पकड़ ले गए तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा कि भाई मिनिमम हम लेकर के निकल चुके होंगे और वो अपना जो भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा अपने को। तो ये अगर हम देखें तो ये भी 24-25 नहीं, अभी तो फरवरी आया, अभी तो नहीं, फरवरी क्या मतलब यही मिनिमम फिर आगे के लिए हमेशा हमारे लिए हो जाएगा। हमें जबरदस्ती नहीं कि हम आगे जाएं। पॉइंट क्या है, हर बार छोटा, अब ये तो छोटे टाइम के लिए बढ़ा, बट इतने, भाई मैं सीधी सी बात मानता हूँ, अगर मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा उतने टाइम तक तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर पीछे के मैं डेटा को देखूँ और वहाँ पे मेरा अगर 20% टारगेट आ रहा है तो मैं यहाँ पे निकल चुका होता। राइट। तो अनुमान अगर हम ये देखें तो हमने लास्ट 5 साल का डेटा बैक टेस्ट करा है और 25 नवंबर के आसपास से ये थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाना शुरू करता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब 25 नवंबर तो जो प्रोबेबली आने ही वाली है, तो उस पे आपका एक चांस है, अगर आप बाय करने का सोच रहे हो इस टाइप की होल्डिंग कंपनीज का, तो यहाँ पर एक SIL इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी है। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, साइक्लिक के हिसाब से हर बार 25 नवंबर के आसपास एक अपसाइड मूव देना शुरू करती है। भाई देखो, ये चीज़ एक और आपको बता दूं, हो सकता है इन जो भी कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भैया मेरी इन पे नजर है, हो सकता है मेरी इनमें इन्वेस्टमेंट हो या विभोर भाई की इन्वेस्टमेंट हो, अपना समझ करके। ठीक है, तो मेरा पॉइंट है कि ये आपको पता चल जाए कि ऐसी कंपनियों को पकड़ा कैसे जाता है और उसको 4 लेयर लगा करके बचाएं कैसे सेफ, जैसे 50% यहाँ भी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको तो आई गेस ये हो गया एक SIL इन्वेस्टमेंट। इस टाइप का 1-2 और स्टॉक और देख लेते हैं। देख लेते हैं। देखिए 10 पीछे के इवेंट देख लेने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। राइट। अब मैं किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, देखिए फंडामेंटल और टेक्निकल तो सब लोग जानते हैं, पूरे इंडिकेटर पूरी दुनिया भर के जानते हैं, लेकिन सही अगर एंट्री की डेट पता चल जाए, एंट्री करने से पहले अगर पहले से ही टारगेट पता चल जाए, जो कि यहाँ पे सबसे मिनिमम जो हो वो टारगेट बन गया। राइट, जो भी 27 के आसपास आया था। अब किसी FII से पूछने की जरूरत नहीं कि FII ने क्या किया, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, मगर अब ये एक चीज आपको बता दूं, देखो मैं जैसे ये चीज बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और स्टॉकों में हो सकता है, उनको जाकर के साइकिलों को टेस्ट करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो एक लर्निंग का सेशन आपका अगले कई सालों के लिए बन जाए। इसके नीचे आप साइकिल निकाल के लाओ, ढूंढो और यहाँ पे नीचे डालो। आपको कोई आगे के लिए स्टॉक दिखे, P/B कम है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी या कोई दूसरी तरीके की कंपनी, इसके नीचे कमेंट करो। हम लोग भी नीचे कमेंट करके कोशिश करेंगे कि आपको वेरीफाई करें कि हाँ भाई ऐसी ये सही कह रहे हो आप, ये चीज गलत कह रहे हो। तो कोशिश, मतलब ये एक लर्निंग का वीडियो बन जाएगा सालों साल के लिए। तो एक काम करते हैं, जो भी कंपनी के बारे में आप नीचे कमेंट करने वाले हैं, मैं, रुचिर सर या उनकी टीम, हम उसके नीचे आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने वाले हैं कि आपका डेटा सही है या नहीं है, या आपका एक यहां पर होमवर्क हो गया। अब देखिए इतने टॉप पे भी जाकर के ये अपना काम करे दे रहा है। अब ये जो भी इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया है, कुछ नहीं तो 40%, 44-45% अब इस जगह पे जाके मैं तो डरूंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो सकता है मैं इस साइकिल को छोड़ दूं, विच इज वेरी ओके। ठीक है, पास्ट में सब कुछ उसने किया तब भी मैं छोड़ दूं, ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर गिरा हुआ है तब तो मेरे लिए काम आसान है। राइट, इस कंडीशन में मैं छोड़ सकता हूँ। मतलब देखो ये सेंसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस से ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी जगह पे बाय कर ले, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये अभी तक हम लोगों ने जो बैक टेस्ट कराया वो आएगा 7-8 साल का डेटा हम लोग ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुके हैं। 1-2 साल को और देख लेते हैं। अब देखिए जितना किया है ना, उसमें हम एक काम कर देंगे, जितना अभी तक हमको मिनिमम दिख रहा है उसी को ही हम समझ लेंगे कि हाँ भाई इतना हमारे लिए। अब ये 15 है और ये 28-29। अब मैं इसको एग्जैक्ट डेट तक तो नहीं ले जाऊंगा, बट जितना आपको दिख रहा है उसके अंदर अंदर एक छोटा सा एक जो मूव आया है
ये हाईएस्ट पॉइंट ये 114%। वो तो अब इन डबल। सबको छोटा मैं कर दूं, देखिए वो डबल मिलेगा नहीं अपने को, पीछे के डेटा से जो भी मिनिमम होगा वही पकड़ना है। अब ये सब पूरा आप डेटा देखो, आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 27 मेरा टारगेट बन जाएगा। 3 4 5 6 7 8। पहली बात तो रुचिर सर ने आपको सारे चार्ट्स वगैरह दिखाए, सारा डेटा दिखाया। ये नहीं कि कोई मन में उड़ंगे लिख दिया उन्होंने कि 100% रिटर्न दिया है, नहीं, उन्होंने पूरा सारा आपको कैलकुलेट लगा। हमें पता है हमारी वीडियो थोड़ी बहुत स्ट्रेच हो रही है, बट हम चाहते हैं डेटा वैलिडेशन के साथ जाए। ये ना बोल दूं, मैं बोल दूं भैया एक काम करो ये बाय कर लो, नहीं। चार्ट है यानी टेक्निकल है, साइक्लिकल हम लोगों ने चीज देख ली, फंडामेंटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ, मान लो कि मैं इसमें ट्रेड करने जा रहा हूँ, मेरे को पता है इसकी बुक वैल्यू कम है, ठीक है, तो मेरे से अगर मान लो साइकिल फेल हो गई भगवान की दया से कहीं अगर हो गई, तो मेरे पास करेज है कि मैं इसको होल्ड कर लूंगा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखूं, कुछ जगह जैसे यहाँ पे हमने अगर एंट्री करने की कोशिश करी होती, तो यहाँ पे ये बॉटम टूटा है, या यहाँ पे कहीं बॉटम टूटा, जैसे यहाँ साइडवेज हुआ, स्टॉक टाइम परेशान किया, यहाँ पे नीचे चला गया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस फंडामेंटल से ये है कि भैया मेरे पास में है अच्छी कंपनी, मैं होल्ड कर सकता हूँ उसको। तो ये भी एक साथ में वो आ गया। कहीं मान लो ऐसी साइकिल्स होती हैं और वो कंपनी ऐसी होती है जिसमें ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रेंथ नहीं है, तो हो सकता है वो ज्यादा नीचे चली जाती है, तब हो सकता है वो टंबल डाउन ही कर जाए। और मान लो कि मार्केट अपने पीक पे, तो वहां से उसके टंबल करने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आप वीडियो के नीचे सब लोग कमेंट करो आपने इस वीडियो से क्या क्या चीजें सीखी अभी तक। अब मैं दूसरा दिखाता हूं आपको, ये हमने देखा। अब इसमें देखो सबसे मिनिमम 27% समथिंग दिख रहा था, 27% समथिंग दिख रहा था, यही हमारा सबसे पहला टारगेट बन गया, ठीक है। ये टारगेट 1 हम कह सकते हैं। उससे बड़ा क्या दिख रहा है? 38 हमारा टारगेट 2 हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा देखो, एक बिगिनर के लिए एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हो ये अच्छा है, हाँ। तो इसलिए सबसे छोटा टारगेट अपना बनाओ और वो लेकर के निकलो। 27% इज अ गुड हैंडसम रिटर्न। देखिए 27 भी पूरा नहीं मिलेगा, कुछ एंट्री के टाइम, कुछ एग्जिट के टाइम थोड़ा मैं 20-22%। ऐसी साइकिलें अगर अपने को मिल जाए साल में 5, मतलब महीने में हर 5 मिल जाए, और साल की मतलब टोटल मिला के 60 साइकिलें हो गई, अपना काम हो सकता है, राइट। तो पॉइंट अब यहाँ से क्या है कि आप ये मेरे को वीडियो के नीचे और कमेंट कर दो कि म्यूचुअल फंड से आप कितना रिटर्न निकाल सकते हो और ऐसी साइकिलों से मिला के कितना निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग। चलो वेल्सपन इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ये ऐसी कंपनी है जिसमें कि वेल्सपन ग्रुप की बहुत सारी, वेल्सपन ग्रुप में वेल्सपन एंटरप्राइजेज और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, तो उन सब में इसकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये चार्ट ये रहा, हाँ ठीक है। तो अब इसमें बस कुछ नहीं करूंगा मैं, वही 6 महीने के लिए आगे के लिए हम देखेंगे। अच्छा, इसमें भी कौन सी डेट देखनी है? 25 नवंबर के आसपास, 25 के आसपास, क्योंकि हम 25 में खड़े हैं इसलिए 25 बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में कुछ और स्टॉकों की साइकिल अलग टाइम की बता दूं, आप जाके टेस्ट करना और फिर बताना, होमवर्क होगा, हाँ, कि बताना कि वो सही में सही है कि नहीं। ठीक है। और मैं हो सकता है एक आध साइकिल गलत जानबूझ के बता दूं। ओके ओके, ठीक है। इसलिए बताऊंगा कि आप टेस्टिंग फिर नहीं करोगे, फिर पता चला। तो ये हमारा 20, ये तो मई का कुछ पीरियड दिख रहा है, यहाँ पे टॉप मोस्ट जो है वो पकड़ा, एंड उसके बाद में यहाँ से जो भी नवंबर के आसपास का पीरियड है वो पकड़ लिया, 28 ही मान लो अगर, तो 49% विच इज़ ह्यूज, ठीक है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने सेम जो अभी किया था, यानी 25 नवंबर से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के अप्रोक्सीमेटली रिटर्न आता है। ऑब्वियसली बिल्कुल बॉटम टू हाई कैच करना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, मगर उसमें आधा भी परसेंट, बाकी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको 10% लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, या अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना है, उस हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। और इसने तो एग्जैक्टली बॉटम ही मुझे लग रहा है बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं देखो एक चीज आप लोगों को बता दूं सबको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा साइकिल को रिवाइज करूंगा, मैं उसकी डेट को आगे बढ़ा करके 5 जून के आसपास कर लूंगा, सो दैट कि 5 या 12 जून जो भी, तो ताकि मैं थोड़ा सा 2-4 दिन का ऊपर नीचे, क्योंकि एग्जैक्ट डेटें मैंने भी नहीं सर्च करी, तो इससे क्या होगा कि हमारा रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब अगर हमारा रिटर्न यहाँ थोड़ा बढ़ेगा, तो हो सकता है हमारा मेन जो टारगेट 1 छोटा है वो बढ़ जाए, थोड़ा बढ़ जाए। तो बस लॉजिक हर जगह लगाते जाना और काम आसान होता चला जाएगा। ये आ गया हमारा 56%। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। था, ये 56 है। लास्ट ईयर के बाद चलते हैं इसके और प्रीवियस ईयर पे। अब यहाँ पे छोटा रिटर्न है हमको दिख रहा है, ये इसको मार्क ही नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ और यहाँ पे कहीं नवंबर का समथिंग जो भी है सब सेम ही लेवल है लमसम, ये हो गया 24 के आसपास, और यहाँ से विद इन, अगर मेरे को दिख रहा है मैं जून में थोड़ा टॉप बना रहा, तो मैं जून की डेट लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं वो नहीं, यहाँ पे ये मेरा हो गया 99। हाँ, अब आप ये समझ लो कि ये लमसम जून का कौन सा डेट मैंने लिया,
लमसम 28 जून, तो आप ये मान लो जून भी पूरा आप ले लो। ओके, ठीक है, मतलब मई तक हम वैसे देख रहे थे। एक हमने छोड़ा है छोटा बीच में रिटर्न वाला, उसको फिर आप मेजर कर लो अपने तरीके से, उसको भी हम देख सकते हैं, बट उसको मार्क करने में मेरे को मुश्किल होने वाली, छोटे में ड्राइंग करने में थोड़ी परेशानी रहती है। उसको भी हम ले लेंगे और हम मान लेंगे कि छोटा सा कुछ भी रिटर्न आया होगा। ये तो अक्टूबर हो गया और यहाँ पे कहीं नवंबर है और मैंने यहीं पे ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद में जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट है इस ड्यूरेशन के अंदर, ये है, यहीं पे ही बन गया है। राइट, व्हाट अराउंड 60% के आसपास। अब 60% ये है। चार्ट छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राइस वेरिएंट है। हम अगर इसको वैसे जूम इन करेंगे, भाग गया। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जैसा लग रहा है कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो अगर डेली में जाएंगे, डेली में जाएंगे तो कुछ शायद दिख जाए, बट ये साइडवेज टाइप की सिचुएशन है। बट इसमें भी 20% तो मूवमेंट हुआ होगा जो हमें दिखेगा नहीं ऐसे। वो डेटों पे जब आप काम करोगे ना, एग्जैक्ट डेट पे जा करके, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैच करने में समस्या है इधर। बाकी सब टॉप लमसम उसी लेवल पे, तो मैं यहीं लो 17% भी ठीक है, 17-17%। हाँ, और वहाँ पे भी जो ऐसा था कुछ ऐसा ही रहा होगा। यहाँ पे कुछ बड़ा सा दिख रहा है। तो अब ये तीसरा स्टॉक है अवेलेबल फाइनेंस। अगेन देखो, ओके, थर्ड स्टॉक का नाम है अवेलेबल फाइनेंस, जिसकी हम साइकिल देखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देखी थी पहले 3 कंपनीज, जिसमें हम लोगों ने नालवा सन्स, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और महाराष्ट्र स्कूटर देखे थे। फिर रुचिर सर ने कहा यार मैं 3 कंपनीज और इस टाइप की बताता हूं जिसपे लोगों की ज्यादा नजर वगैरह नहीं है, होल्डिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह ही है। तो सर ने पहले आपको SIL इन्वेस्टमेंट दिखाया, फिर वेल्सपन इन्वेस्टमेंट दिखाया। अब सर तीसरी कंपनी का नाम क्या है? अवेलेबल फाइनेंस। अवेलेबल फाइनेंस तीसरी कंपनी है, अवेलेबल फाइनेंस। अब हम लोग इसके भी लास्ट 2-3 साल का डेटा बैक टेस्ट कर लेते हैं कि लास्ट 2-3 साल में ये किस तरीके का एक मूव देकर गया है। ये मई में टॉप लमसम बना है इसका, और बॉटम अगर मैं देखूं वही नवंबर में कहीं यहाँ पे कहीं है। मैं छोड़ दे रहा हूँ 4 दिसंबर, वो लेवल सेम ही है। राइट, 180%। वो 180%। जबकि ये लोग तो अब गए सेबी के पास, उससे पहले भी एक आधा मूव वगैरह आना स्टार्ट हुआ था इन कंपनीज में। ऐसा हुआ होगा ना, जब एलसीड वाले जा रहे होंगे तो उन लोगों को सबको ये पता तो होगा कि ऐसा करके कोई जा रहा है, तो वहाँ पे मूवमेंट अंदर के लोगों ने तो चालू कर दिया होगा। राइट, तो अब यहाँ पे अगेन ये शायद फेलियर जैसा मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं एक बार। और मेरे हिसाब से पता है वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके टू गेट फेल होना जरूरी है, ताकि लोग ना एक ओवर ट्रेडिंग ना कर लें कि भाई ये तो इस दिन से बॉटम 140% बनाता है कि भाई आप जाकर के पहले तो उसको टेस्ट करो। राइट, खुद से। ये 27% है, फेल जैसा लग रहा है नहीं, अपना काम कर दिया, 20-22% तक देकर गया है। हाँ। और यहाँ पे फिर देखते हैं, लास्ट चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कहीं कोई भी डेट में उठा के रख ले रहा हूँ। ठीक है, 117%, ये भी बहुत बड़ा है। ओके, 115% के आसपास। एक काम करते हैं सर, इसको एक एक्सेल शीट में कंपाइल कर दें हम लोग। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, डन। तो अब ये डेटा है लास्ट 10 सालों के आसपास। हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो साइकिल पिक करी थी उसमें कैसा मूव आया। सर थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, 2 को तो हम लमसम देख ही चुके हैं। अगर हम सबसे पहले देख रहे थे SIL को, SIL हमने देखा था 31। देखिए ये अलग थोड़ा सा वो है क्योंकि हम वहाँ पे वीकली में मार्क कर रहे थे, और ये डेली के बेसिस पे। तो 31, 29, 22, 73, 19, 28, 38, 110 ये सब तो हम शायद देख चुके थे। ये 2-3 शायद नहीं देखे थे। राइट, इसके बाद में हमने देखा था वेल्सपन में 42, 17, 25, 69 ये सब 6-7 केसेस देखे, फिर हमने छोड़ दिया था। बट बाकी के आप देख सकते हो, 2-3 जो भी हैं आखिरी के। इसके बाद अवेलेबल फाइनेंस देख रहे थे। अभी आप देख चुके हो, एक हम 12 जो देख रहे थे वो एक्चुअल में वहाँ पे 27 था। तो क्योंकि हमने सही से शायद मार्क नहीं किया। यहाँ पे 12 है तो वो एक्चुअल में 27 या जो भी मार्किंग है वहाँ से देखना। फिर 151, फिर 94, 91। यहाँ 0 जो दिख रहा है ये शायद माइनस में गया हो, ये चेक जो भी हम चेक कर रहे थे। उसके बाद में 27, 26, 140, 132, 24। तो ये एक चीज़ मेरे को दिख रही है यार कि अगर एक ही टाइम इस ड्यूरेशन में बड़ा रिटर्न देने वाले क्षमता भी है इनके अंदर। राइट, तो अब अगर यहाँ पे लोगों का नज़र पड़ रहा है तो शायद ये कुछ बड़ा हो सकता है दे दें। अब यहाँ पे वही कहूँगा कि इसके अंदर भी छोटा सा एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो मेरे को मोटा मोटा दिख रहा है, एक ये बड़ा मूव, फिर एक ये बड़ा मूव। तो ऐसा लग रहा है कि 3 मूवमेंट बीच में गैप है। राइट, इसके बाद में फिर 3 मूवमेंट
और फिर चौथा वाला अब जो आए बड़ा हो सकता है। तो ये एक और आप सबको बताता हूँ, लमसम 1300 डेज की एक साइकिल मार्केट में चल रही होती है जो 44 मंथ्स की होती है, उसका भी कहीं यहाँ पे कोरिलेशन हो सकता है क्योंकि हर चौथे साल में बढ़ता हुआ ये दिख रहा है। तो इसके बाद में आप देखो 140 ये है, 491 ये है, बीच में छोटे छोटे हैं, उसके बाद में भी एक बड़ा आ सकता है। देखिए वैसे तो ये बड़ा दे ही रहा है, बट इस सिचुएशन के बेसिस पे भी मेरे को एक बड़ा और इन्वेस्टमेंट दिख सकता है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 64, 69 एंड देन एक बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चांसेस है। और बाकी आप लोग देखो यहाँ पे मेरे पॉइंट से मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ साइकिल्स, जो शायद हम क्योंकि टाइम का अभाव है पूरी सारी कवर ना कर पाए, कुछ साइकिल्स में ऐसे ही बताना चाहता हूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से कि भाई ये एलसीड क्यों भागा, फंडामेंटल्स की वजह से भागा, बुक वैल्यू नीचे थी। फिर हम लोगों ने इसके टेक्निकल मूव देखे, फिर हम और डीप में गए, हम लोगों ने इसके साइक्लिकल मूव देखे कि 25 नवंबर के आसपास से नेक्स्ट 6 मंथ्स के आसपास क्या एक मूव बनता है, क्या रिटर्न मिलता है। बट अब और ये अभी हम लोगों ने देखा तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह पे था। अब बाकी स्टॉक्स वगैरह का भी एक बारी को नजरिया देख लेते हैं कि उनकी साइकिल्स वगैरह ये कैसे मूव आते हैं। देखिए बाकी सबका तो नहीं, बट मैं कुछ ऐसी अलग अलग साइकिल्स बता देता हूँ जिससे आपके लिए काम आसान हो जाएगा उनको टेस्ट करना। देखो एक चीज ये भी है कि मैं यार ये नहीं चाहता कि आप जाके बिना टेस्ट किए कुछ करो, क्योंकि मेरे को पता है बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए हो सकता है मैं कुछ गलत कर दूं डेट, इसलिए बोल रहा हूँ आप जाके टेस्ट करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना कि एक्चुअल में सही क्या है। वैसे सब कुछ सही होगा, बस एक गलत कर दूंगा। ठीक है, चलो एक पैरामाउंट है 25 नवंबर से लेके 20 फरवरी के बीच में भागता है। लमसम 87% दिन का है। और रिटर्न कितना आता है, मिनिमम कितना आता है, टारगेट 1 कितना आता है, टारगेट 2 कितना आता है, वो आप लोग बताओ। ठीक है, वीडियो के नीचे बताओ। पहला स्टॉक हो गया पैरामाउंट केबल्स। हाँ, और उसमें भी आप जाकर के जैसे मैंने 20 फेब बताया, तो एक्चुअल में टॉप कहाँ बन रहा है, 28 को बन रहा है कि मार्च में कहीं जाके बन रहा है, या बॉटम अगर मैंने बनाया 25 के आसपास मैंने देखा है, मतलब मैंने चेक नहीं किया, मैंने सीधे ऐसे निकाला है। तो अब उसको अगर आप जाके चेक करो, हो सकता है 20 नवंबर, हो सकता है 30 नवंबर, वो भी चेक करके आप डेट के नीचे कमेंट करो वीडियो के। फिर BCL इंडस्ट्री एक है, वो 25 दिसंबर से 5 मार्च तक है। ओके, अब हम नवंबर से दिसंबर पे आ चुके हैं। मतलब अगर कोई ये वीडियो बाद में भी देख रहा है 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, तो भी उसके लिए BCL इंडस्ट्रीज काम करेगा। काम नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने गलत बताया पहले बता रहा हूँ, चेक करो जाकर के, क्योंकि 25 दिसंबर से लेके 5 मार्च तक देखो जाकर के कि पास्ट में क्या किया है, उसका नीचे कमेंट करो और देखो जाकर के कि सबका कमेंट अगर वैसे ही आया तो आप समझो कि हाँ भैया आपने भी सही रिसर्च की। उसके बाद में एक है RMC स्विच गियर्स। RMC स्विच गियर्स, दिस इज 25 फरवरी से 30 अप्रैल तक। इसमें 1.5 महीने के आसपास की कहीं साइकिल है। हाँ, मतलब लमसम 2 महीने के आसपास। ठीक है, इसको जाके चेक करो, देखो क्या रिटर्न्स है और नीचे कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद में गोकुल दास एक्सपोर्ट्स है 25 अप्रैल से लेके 30 जुलाई तक। ठीक है, लमसम 96 डेज तक है, देख लो जाके 3 महीने के आसपास। ठीक है, अब ये सब चेक करने के बाद में एक चीज आप लोगों को और बोलता हूँ, एक है वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वो भी लमसम लास्ट ऑफ अप्रैल से जून तक भागता है। और एक है टीटागढ़, वो लमसम नवंबर के स्टार्ट से ही भागना चालू कर देता है, अगले 2-3 महीने तक भागता है, आप चेक करो जा करके। और एक है मेरे दिमाग में जो साइकिल आ रही है वो बता दे रहा हूँ ऐसे ही, रिलायंस लमसम 10-15 मई से लेकर के अगले 2 महीना भागता है, जुलाई तक। उसके अलावा टाटा मोटर्स आप लोग देखना 5 जनवरी से 1 महीना गिरता है या बढ़ता है। निफ्टी को भी जाकर के देखना 5 जनवरी से 1 महीना बढ़ता है कि गिरता है, वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि मेरे को डेटे याद है, क्या हुआ है वो जाके आप लोग चेक कर लो। उसके बाद में गोकुल दास मैंने बता ही दिया। एक है और कैंटाबिल भी 25 नवंबर से आपको भागता हुआ दिख सकता है, जाके चेक करो कितने दिन तक भागता है, नीचे वीडियो के कमेंट करो। एक और चीज बता दे रहा हूँ सबको, अगर आप ये रिसर्च करोगे ना कि 20 नवंबर से लेके अगले साल की 20 नवंबर तक हर 10 साल में पीछे जो कोई भागता चला आ रहा है, तो उसमें भी आपको कैंटाबिल दिखेगा। मतलब कैंटाबिल को अगर मैं 20 नवंबर से खरीदूं और 20 नवंबर तक होल्ड करूं, उसके बीच में जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका मिनिमम टारगेट निकाल लूं, उसके बेसिस में हर साल शायद उसमें कुछ अच्छा काम, कुछ ना कुछ पैसे बना के जाऊंगा। हाँ, तो ये चीज मैंने देखी पिछले 10 साल में, मैंने देखा शायद एक मुश्किल से इवेंट होगा जिसमें वो नेगेटिव, अदरवाइज वो तो ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट इज फाइन। मगर वो आप समझिए ना कि हर साल मतलब एक तरीके से मैं उसको होल्ड भी शायद कर सकता हूं। हाँ, तो बहुत सारे मतलब ये टेस्ट करना आप जाकर के कैंटाबिल की एक्चुअल में साइकिल कहाँ से है, 28 नवंबर से लेके कहाँ तक वो जाता है, भागता है, वो आप देख करके नीचे कमेंट करो। तीसरी एक और चीज़ बताता हूँ, KEI इंडस्ट्रीज, और एक और है कोई, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ये भी आपको भागते हुए दिखेंगे।
मार्च के एंड से लमसम भागते हुए दिखेंगे। लेकिन कब तक भागते हुए दिखेंगे वो आप नीचे वीडियो वो आपका होमवर्क है। हाँ होमवर्क है, कमेंट करो वीडियो के नीचे, मजा आएगी, बहुत मजा आने वाली, बहुत कुछ सीखे होगे उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से। ऐसी वैल्यू शायद आपको कहीं नहीं मिली होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये अगर मिल रही है तो आप उसको पकड़ो और भागो अब, और लोगों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, नॉलेज बांटनी है। देखो मैंने आपके साथ टेक्नो फंडा वीडियो बनाता हूं, सर ने आपको टेक्नो फंडा के साथ एक और साइक्लिकल वीडियो बनाई, हमने अपने आपके साथ शेयर करी, तो अब आपका काम है इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर वगैरह करना। हम लोगों ने काफी सारा क्लास वर्क तो दिखाया ही दिखाया, सर ने आपको ढेर सारा होमवर्क दिया है जिस पर आपको रिप्लाईज नीचे डेफिनेटली मिलने वाले हैं, मेरे एंड से, सर के एंड से या टीम वगैरह, बट आपको डेफिनेटली मिलेगा कि आपने होमवर्क ठीक करा है नहीं करा है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे था, आप चाहो तो आप और कोई सेक्टर पकड़ सकते हो, आप ऑयल एंड गैस पकड़ सकते हो, फाइनेंस वगैरह का पढ़ सकते हो, पीएसयू सेक्टर वगैरह पढ़ सकते हो, जो भी आपका फेवरेट सेक्टर है वो वगैरह पकड़ सकते हो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। हम लोगों ने डेटा बैक टेस्ट करा, वैलिडेट करके दिखाया, अब आपकी बारी है। और इसी टाइप के और भी कोई स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है इनमें साइकिल्स वगैरह चल रही है, सबका काम आपका कमेंट करना है। प्लस अब हम लोगों ने जो ये टेक्निकल, फंडामेंटल और साइक्लिकल पार्ट देखा, अभी हम लोगों ने देखा अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनीज वगैरह कैसी होती है। एक होमवर्क छोटा सा और है देखने के लिए कि कितने लोग रियल में ना बिल्कुल उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स वगैरह आते हैं, रिमेंबर जब हम लोगों ने अभिषेक कार सर के साथ करा था तब भी आप लोगों ने काफी सारा उत्साह दिया था, उसी टाइप से फिर हमने दोबारा करा। तो अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स वगैरह आते हैं तो हम लोग दोबारा से कोई एक और सेक्टर वगैरह पकड़ेंगे। अरे मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए तो हम लोग एक दोबारा से एक और सेक्टर पकड़ेंगे या और साइक्लिकल को आपको डीप वगैरह में सिखाएंगे, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह। ये आपकी एक छोटी सी डिमांड है मेरी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन रुचिर सर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।